तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायनेंसी फोर्स की बात कर चुके थे, उसमें एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं और फिर हम फ्लूइड डायनेमिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल है कि न्यूमेरिकल क्या एक कंसेप्ट है कि एक बात ध्यान रखना कि सपोज मान लो कि एक कंटेनर है स्टैटिक, मतलब अनएक्सेलरेटेड कंटेनर है, उसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्या एक क्यूबिकल ब्लॉक, इस तरीके का क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी, ब्लॉक डेंसिटी कितनी दे रखी है 500 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दे रखा है वो दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसकी जो लेंथ है क्यूबिकल लेंथ वो दे रखी है कितनी L, क्यूब की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है L, क्यूब लेंथ इज L, तो वॉल्यूम कितना होगा L क्यूब, क्यूब का। अब इसको इसमें डुबोया, इसमें रखा, तो बताओ ये तैरेगा या डूबेगा, क्या होगा तैरेगा या डूबेगा। इस बात का आंसर देने के लिए अपन ये भी देख सकते हैं कि फ्लूइड डेंसिटी कितनी है 1000 और बॉडी डेंसिटी कितनी है 500, तो ऑफकोर्स से तैरेगा, बिल्कुल फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ बॉडी, और अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा होती तो वो सिंक कर जाता है। ठीक है, ये बात अपन पहले भी कर चुके। तो जब इसे इसमें रखा गया तो इसका कुछ पार्ट डूब के तैरने लगेगा, ऐसा थोड़ी है पूरा पार्ट ही रहेगा। क्यों? कुछ पार्ट डूबेगा। अब कितना पार्ट डूबेगा, तो मान लो x पार्ट डूबा हुआ है, तो x पार्ट डूबा हुआ है, तो एक बात बताओ अपन को अगर x निकालना है तो मैं पहले भी निकाल चुके कि बायनेंसी फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, बायनेंसी फोर्स बैलेंस कर रहा है किसको, mg को। तो बायनेंसी फोर्स अगर, तो यहाँ पे बायनेंसी कितना लग रहा है, तो क्या करोगे नीचे वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है v सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में रेस्ट पे है ना कंटेनर, तो क्या लिखोगे v, अब v सबमर्ज्ड कितना है एरिया मल्टीप्लाइड बाई x, अब एरिया कितना लिख लो L स्क्वायर, नीचे का एरिया L स्क्वायर इंटू x, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम आ जाएगा, तो L स्क्वायर इंटू x इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू g बराबर m, तो बॉडी का मास कितना होगा, बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम कितना L क्यूब इंटू बॉडी की डेंसिटी 500 इंटू g। तो यहां से जब आप इसे कैलकुलेट करोगे L स्क्वायर से L टाइम्स 500 से 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा L/2। ये हम पहले भी निकाल चुके क्योंकि बायनेंसी ने किसको बैलेंस कर दिया mg को। सेकंड केस में मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि अगर मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में वही लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है ρL इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, और उसी ब्लॉक को, उसी L लेंथ के ब्लॉक को जब इसमें डुबोया, तो मान लो ये लेंथ जो डूबी हुई मिली वो कितनी है x डैश। ये पहले जब इसका एक्सेलरेशन कितना था 0, तब x बराबर कितना कैलकुलेशन हो गया है L/2। अब मान लो कि अगर ये a बराबर g/3 से अगर ऊपर जा रहा है, a बराबर g/3 से अगर ऊपर जा रहा है, तब इसका कितना पार्ट डूबा हुआ मिला, कितना पार्ट सबमर्ज्ड हुआ, मान लो x डैश। तो x डैश की वैल्यू क्या होगी, तो x डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर, अच्छा एक चीज देखो, जब ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, किसका, इस जो ये फ्लोट कर रही है बॉडी, तो इस बॉडी का जब आप डायग्राम बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, मैं इधर बना देता हूं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर आपको मिलेगा क्या चीज, ये x डैश, ये सिंक पार्ट, तो बायनेंसी कहां लग रहा है ऊपर, mg कहां लग रहा है नीचे, ठीक है, mg कहां लग रहा है नीचे, बायनेंसी कहां लग रहा है ऊपर। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि बायनेंसी ऊपर और mg नीचे, तो इस केस में क्या बोलोगे। अब मैं आपसे एक सिंपल सा लॉजिकल सवाल पूछता हूं, इस केस में बेसिकली ये a एक्सेलरेशन से ऊपर भी तो जा रहा है, तो बेटा इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, FB F/mc माइनस mg इक्वल टू ma। अब F/mc क्या लिखोगे, F/mc कितना बताओ, जब एक्सेलरेशन का केस होता है कंटेनर का, तो बायनेंसी फोर्स क्या होता है
V rho G effective and here G effective is equals to G plus A। याद है ना, ऊपर जाने वाले केस में हमने उस दिन देखा था। तो एफ बाइंड से क्या लिखोगे, एफ बाइंड से लिखोगे V सबमर्ज्ड, और V सबमर्ज्ड मतलब L स्क्वायर इंटू एक्स डैश। तो L स्क्वायर इंटू एक्स डैश इंटू G प्लस A इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V रो G प्लस A आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग है कंटेनर, माइनस बराबर इस mg को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, mg प्लस है। एंड व्हाट इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम है आपका L क्यूब इंटू 500। तो यहाँ पे लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, L स्क्वायर एक्स डैश A प्लस जी या G प्लस A इंटू 1000 इक्वल टू m की जगह आ जाएगा L क्यूब इंटू 500 इंटू G प्लस A। जब आप G प्लस A से G प्लस A क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से L स्क्वायर से कितने टाइम्स, L टाइम्स, और 500 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अगेन एक्स डैश इज इक्वल टू कितना आया, L/2। एक्स डैश अगेन कितना आया, L/2। इससे आप क्या कंक्लूजन और क्या कंसेप्ट सीख सकते हो कि जब कंटेनर को एक्सेलरेट करो या कंटेनर इक्विलिब्रियम में, या कंटेनर को क्या करो, एक्सेलरेट, तो जो डेप्थ होती है सबमर्ज डेप्थ, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। जब पहले वाले केस में एक्सेलरेशन 0 था, जब भी सबमर्ज डेप्थ कितनी थी, L/2, और अभी भी सबमर्ज डेप्थ कितनी है, L/2। बशर्ते एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो एक्सेलरेशन अपन लेते हैं वो लेस देन कितना होना चाहिए, G। एक्सेलरेशन वो होता है, जो एक्सेलरेशन है उसे कितना लेना है, G, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन अगर ग्रेटर देन G हो गया या एक्सेलरेशन बराबर G हो गया तो फ्री फॉल की कंडीशन आ जाएगी, ये बराबर G पर। तो फ्री फॉल होगा तो उस केस में शायद इसका वैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि A लेस देन G, यहाँ पे हमें इस तरीके से लेना है। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर कंटेनर एक्सेलरेट करे या कंटेनर इक्विलिब्रियम में हो, दोनों केसेस में जो सबमर्ज लेंथ है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। क्लियर बात, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू लर्न। अगर मान लो कि आप इसे, ये तो आपने वर्टिकली अपवर्ड लेके गए, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लाते तब भी आंसर सेम आता, बशर्ते A लेस देन क्या होना चाहिए, G। अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि आपसे पूछा गया कि अगर इसे हॉरिजॉन्टल ले जाते तो हॉरिजॉन्टली जब आप एक्सेलरेट करते हो, तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करने पे जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो नेट एक्सेलरेशन की क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। से थोड़ी तिरछी हो गई, ये डिस्कशन अपन पहले भी कर ले। तो फिर जो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था वो ब्लॉक अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेगा, लेकिन अभी भी जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके नीचे जो डेप्थ रहेगी वो अभी भी कितनी रहेगी, L/2 के बराबर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्या अभी भी जो ये डेप्थ है वो कितनी रहेगी, L/2 के बराबर। तो जब आप कंटेनर को एक्सेलरेट कर देते हो तो जो आपकी सबमर्ज डेप्थ है, सबमर्ज डेप्थ रिमेन्स सेम, submerged depth remains same। Is it clear? बिल्कुल, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, चलो अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं एक कंटेनर लूं और एक कंटेनर में क्या किया मैंने, एक कंटेनर में फ्लूइड भरा और फ्लूइड भर के ये फ्लूइड वही वाटर रो L इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक जिसकी लेंथ कितनी है L और इसका बेस एरिया कितना है A, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू L, और A की जगह आप क्या लिख सकते हो, πr²। ये चीजें आप करना आप। और इसकी डेंसिटी मान लो, डेंसिटी ऑफ बॉडी ये कितनी ले रखी है मैंने, 500 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर, अभी भी डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब फ्लोट करेगा, लेकिन फ्लोट करेगा तो कुछ डूब कर।
अब ये कितना डूबेगा ये तो डिपेंड करेगा कि उसका mg कितना है। तो mg उतना डूबेगा कि वो जो बायोंसी इस डूबने जो बायोंसी फोर्स बनता है वो डूबे हुए पार्ट की वजह से ही तो बनता है। तो डूबा हुआ पार्ट उतना रहेगा कि वो mg को क्या कर दे, बैलेंस, तो फ्लोटिंग कंडीशन आ जाएगी। तो अगेन अभी अपन निकाल के देख चुके हैं, जब ये 1000 था 500 था तो अभी x बराबर कितना आया था, l/2। तो बेटा ये l/2 अभी डूबा हुआ है और l/2 कहाँ पे है, बाहर, ये अपन देख चुके हैं। रोटेशनल इफेक्ट को क्या मानना है, 0। अब l/2 है। अब मान लो कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो वर्तमान में या इन प्रेजेंट सिचुएशन F बायोंसी इक्वल टू mg। और अभी जो बायोंसी लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन का बायोंसी 1, वो कितना लग रहा है बताओ, A इंटू l/2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। A इंटू l/2 इंटू बताओ क्या, 1000 इंटू जी, यही तो लग रहा है ना। और ये किसके बराबर है, mg के बराबर। इन नेक्स्ट सिचुएशन, अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन की बात करूं, नेक्स्ट सिचुएशन, अगर मैं अगली सिचुएशन में इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दूं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लो मैंने इसको हल्का सा और डुबो दिया बाई फोर्स, तो अभी टोटल जो डेप्थ है वो कितनी हो गई, l/2 प्लस x, वेयर x इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आपने इसको क्या किया, ऊपर से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, जैसे आपने इसे हल्का सा, इक्विलिब्रियम में तो अभी है, इक्विलिब्रियम से अगर आप हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, तो हल्का सा डिस्प्लेस करने पर देखो अभी तो FB बराबर mg था इस इक्विलिब्रियम में, अब आप इसे और ज्यादा डिबो दोगे तो बायोंसी और बढ़ जाएगा, और बायोंसी कहाँ लगता है, अपवर्ड, mg कहाँ है, नीचे। तो अब बताओ कौन ज्यादा हो गया, बायोंसी फोर्स ज्यादा हो गया, किससे, mg से। तो नेट फोर्स अब किधर लगेगा, ऊपर। तो जैसे आप इसे हल्का सा दबा के छोड़ दो, और कितना दबाया आपने, x, और x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, और x आपने हल्का सा दबा के छोड़ दिया, तो याद है ये इस तरीके से क्या करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है उसके अबाउट क्या करने लगेगा, ऐसे। तो आपको सवाल ये है अगली सिचुएशन में कि इफ वी गिव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना होगा। तो याद है टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाई थी। ये फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, अपन निकाल चुके। मीन पोजीशन कहाँ पे आई, x बराबर l/2 पर। मीन पोजीशन के बाद डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन विद अ वेरी लिटिल अमाउंट, कुछ हल्के से अमाउंट से क्या करो, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो। डिस्प्लेस करने के बाद वो जो नई पोजीशन आई, उस नई पोजीशन पे क्या लिखो, फोर्स, एंड देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट मैग्नीट्यूड x अपॉन a, अपन क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अच्छा, इस जगह पर जब आपने इसे नीचे खिसकाया तो बताओ इस पोजीशन पर क्या बायोंसी और mg बराबर है क्या, नहीं, बायोंसी और mg तो यहाँ पे बराबर है जब l/2 था। अगर हल्का सा और डुबो दोगे तो बायोंसी और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर। अब जो इस जगह पे इक्वेशन लिखोगे क्या लिखोगे, FB2 माइनस mg बराबर ma लिखोगे ना। तो FB2 क्या होगा, वॉल्यूम सबमर्ज मतलब एरिया मल्टीप्लाइड बाई l/2 प्लस x। तो एरिया इंटू l/2 प्लस x इंटू 1000 डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g माइनस mg बराबर ma। इसे मिटा दो, इसे इधर सोल्व करते हैं। अब जब आप यहां पे सोल्व करोगे तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, a l/2 इंटू 1000 इंटू जी प्लस ax इंटू 1000 इंटू जी माइनस mg बराबर ma। अब ध्यान से देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बराबर है, al/2 1000 इंटू जी, al/2 1000 इंटू जी बराबर mg। तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट, कितना बचा, ax
इंटू 1000 जी इक्वल टू एम ए। मास ऑफ द बॉडी क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, एल क्यूब, सॉरी एल क्यूब क्या, एरिया इंटू टोटल लेंथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू 1000 इंटू जी बराबर ए एल इंटू 500 डेंसिटी इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 500 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, देखो ध्यान से, ए बराबर आ गया आपके 2xg/l। 2xg/l। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया, इसे मिटा रहा हूं मैं, इसके बाद इस स्टेप के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आपका आ गया a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो a वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। क्यों, देखो आपने डिस्प्लेसमेंट किधर दिया, नीचे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस है तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, और जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और आपको पता है यही तो सिचुएशन किसकी होती है, एसएचएम की। और यहाँ से a/x जब आप निकालोगे, तो यहाँ से जब a/x निकालोगे तो a/x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2g/l। 2g/l। तो x अपॉन a, ये तो a/x हुआ, तो l x अपॉन a क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो l/2g। तो यहाँ पे जब आप टाइम पीरियड में रखोगे तो टाइम पीरियड कितना जाएगा, 2/√l/2g। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो इतना होगा। एक बात और ध्यान रखना कि जब ये टाइम पीरियड निकालो आप, तो 2/√l/g, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है, वो x की जो वैल्यू है वो l के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होनी चाहिए। अदरवाइज फिर क्या होगा कि अगर आप इसे और भी ज्यादा डीप कर दोगे तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि कुछ टाइम के लिए हवा में चला जाए, और कुछ टाइम के लिए जब ये हवा में चला जाएगा तो फिर वहां पे केवल एक ही फोर्स लगेगा, mg, बायोंसी तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो बायोंसी नहीं लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा, तो फिर उस समय पर ऑसिलेशन तो होंगे, लेकिन वो फिर एसएचएम की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो कि x मस्ट बी वेरी स्मॉल। नोट करो इसे। तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स के अपन ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। फर्दर मोर अपन आगे बढ़ते हैं किसमें, फ्लूइड डायनामिक्स में। और फ्लूइड डायनामिक्स में आगे, तो अब अपन बात करते हैं आगे बढ़ते हुए फ्लूइड डायनामिक्स की। फ्लूइड डायनामिक्स, तो जब फ्लूइड खुद बहने लगे तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन, फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसमें अपन बोलते हैं फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन। और फ्लूइड इन मोशन का सीधा सीधा मतलब है, कोई पाइप है, उस पाइप में से अगर वाटर फ्लो कर रहा है या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसे क्या बोलोगे, फ्लूइड इन मोशन, ठीक है ना। अब तक अपन ने जो बात की थी वो बात की थी फ्लूइड स्टैटिक्स की, और अपन बात कर रहे हैं इन नेक्स्ट सेशन, दैट इज व्हाट, फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड इन मोशन की जब भी अपन बात करते हैं, फ्लूइड के कई सारे बेटा फ्लो समझाए गए हैं। क्या समझाए गए हैं, फ्लूइड के कई सारे फ्लो समझाए गए हैं। उसका फ्लो किस तरीके से होता है इसके बारे में कई थ्योरीज है। तो फ्लूइड के फ्लो के लिए देखो क्या क्या चीजें हैं। फ्लूइड फ्लो से पहले तो समझाया गया स्टेडी फ्लो, ये क्या होता है। दूसरा पार्ट है अनस्टेडी फ्लो। तीसरा पार्ट है यूनिफॉर्म फ्लो। मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में अपन देखेंगे, स्मॉल पार्ट या छोटे छोटे शब्दों में। ऑल्दो ये आपका इसमें से कुछ काम का हो सकता है और कुछ काम का होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि चीजें किस तरीके से करते हैं। तो क्या क्या फ्लो समझाए, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे हो क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो।
एक बात कान खोल के सुन लेना, हमारे फ्लूइड डायनामिक्स में जितने भी अपन पढ़ेंगे लॉज और जितनी भी इक्वेशंस पढ़ेंगे, भले ही वो बर्नौली इक्वेशन हो, भले ही वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो, सारे के सारे जब कंडीशन को फॉलो करेंगे, सारी इक्वेशंस जिस कंडीशन को फॉलो करेगी, या सारी की सारी जो इक्वेशंस है वो उस जिस कंडीशन में लग सकती हैं, वो कंडीशन होनी चाहिए कि जो फ्लूइड है आपको किस में होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो में। और अगला जो फ्लो है वो है टर्बुलेंट फ्लो। अब इनको मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेडी फ्लो की। किसकी बात करते हैं? स्टेडी फ्लो के। तो इतने फ्लो समझाए गए हैं किसके? फ्लूइड के। जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके कौन कौन से फ्लो समझाए गए हैं? तो स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो, और लास्ट वाला टर्बुलेंट फ्लो। अब इसको एक एक करके मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि व्हाट इज स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो के बारे में कहा यह जाता है कि मान लीजिए कि कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। अब इस पाइप में, ये पाइप का एक पार्ट है, ये पाइप तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस पाइप का मैंने कोई बीच वाला कोई सेगमेंट काट लिया। जैसे मान लो पाइप आगे भी है, तो ये मैंने यहां से यहां तक का ये पाइप का ये इतना सा, इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड क्या कर रहा है? इस पाइप में जा रहा है, ठीक है। अब स्टेडी फ्लो क्या होगा कि मैंने ये एक सेक्शन लिया, ये क्रॉस सेक्शन लिया ये वाला, और दूसरा सेक्शन लिया ये वाला यहां। इसे मैं क्या बोल देता हूं? सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1, और इसे बोल देता हूं मैं सेक्शन 2। ध्यान से समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे फिर। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब अगर स्टेडी फ्लो है तो फ्लूइड पैरामीटर जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। फ्लूइड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एक्सेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जो फ्लूइड पैरामीटर्स हैं, फ्लूइड पैरामीटर्स कौन? प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। इसके अलावा भी कई फ्लूइड पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सब यदि टाइम के साथ है, वेलोसिटी, ठीक है ना, ये भी एक पैरामीटर है, फ्लूइड वेलोसिटी। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी यदि किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर समय के साथ चेंज ना हो तो वो जो फ्लो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्टेडी फ्लो। तो क्या बोलेंगे? एट अ गिवन सेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर, ये समझो पाइप था, उस पाइप के मैं बोलूं इस स्थान पर, भाई ये सारे अलग अलग स्थान है ना, ये अलग अलग, ये अलग क्रॉस सेक्शन हो गया, अलग क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इस स्थान से जब लिक्विड निकले, तो यहां से जब कोई लिक्विड बह रहा है इसमें से, तो इस सेक्शन पर यदि समय के साथ जो फ्लूइड पैरामीटर्स हैं, यदि वो समय के साथ चेंज ना हो तो ऐसे फ्लो को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्टेडी फ्लो। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम must be equal to 0 for a steady flow. Change in density d rho by dt with respect to time must be equal to 0, and change in velocity with respect to time must be equal to 0. dv by dt is what? Change in velocity. And dt by dt मतलब change in pressure is equals to 0 for entire pipe or for particular section of the pipe, for the particular section of the pipe. That is important. In steady flow, the fluid parameters like pressure, temperature and density for a given fluid should not be changed with respect to the time at a given section, किसी section पर. That type of flow is known as steady flow. Just note it. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेडी फ्लो। इसको और एनालाइज कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, मान लो यहाँ पे जब फ्लूइड बह रहा था, तो इस जगह पर अगर मान लो कि प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1,
टेम्परेचर था T1 और डेंसिटी थी, मान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम क्या, प्रेशर वेलोसिटी V1, टेम्परेचर T1 और डेंसिटी ρ1। यहाँ पे जब फ्लूइड बह रहा था तो यहाँ पर था प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, टेम्परेचर T2 और डेंसिटी ρ2। तो मान लो कि 10 घंटे हो गए, कितने घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे बाद देखा तब भी इस सेक्शन पर यही रहना चाहिए और इस सेक्शन पर ये रहना चाहिए। अगर टाइम के साथ इस सेक्शन पर ये मान चेंज हो गया और इस सेक्शन पर ये मान चेंज हो गया तो फिर वो किस में आएगा, वो आएगा अनस्टेडी फ्लो। So the flow which is not steady is known as unsteady. Means if the fluid parameters are changing with time, that type of flow is known as unsteady flow. Clear? So what we have learnt? We have learnt about the steady flow, and in steady flow the fluid parameters, and fluid parameters are pressure, temperature and density. This is the first type of flow, and the second type of flow is unsteady flow. In unsteady flow, the temperature, density or fluid parameters are changes with time. ठीक है, ये आ गया आपका क्या, अनस्टेडी। अगला टाइप का जो फ्लो है वो है यूनिफॉर्म फ्लो। कौन सा फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। अब यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म, मान लो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, यूनिफॉर्म कोई पाइप है, ये पाइप तो बहुत बड़ा है, उसका मैंने बीच वाला कोई पार्ट लिया। अब इसमें से अगर मान लो कि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर यदि फ्लो वेलोसिटी V1 है, फ्लूइड वेलोसिटी यदि V1 है और सेक्शन नंबर 2 पर फ्लूइड वेलोसिटी क्या है, V2 है, तो अगर ये V1 है और ये V2 है तो ये आएगा नॉन यूनिफॉर्म में। अगर इस जगह V1 है तो इस जगह भी क्या होनी चाहिए, V1। इस जगह अगर V1 वेलोसिटी से अगर क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस जगह भी कितने से करना चाहिए, V1 से। तो इस टाइप के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म फ्लो? इन यूनिफॉर्म फ्लो द फ्लूइड वेलोसिटी इफ द फ्लूइड वेलोसिटी डू नॉट change with space coordinate, if the fluid velocity do not change with the space coordinate, then flow is what, uniform flow। अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं ध्यान से सुनना। ये स्पेस कोऑर्डिनेट क्या है? स्पेस कोऑर्डिनेट कोई नई बात नहीं है, वही एक्स वाई जेड एक्सिस है। यहाँ मैंने टाइम एक्सिस नहीं लिया है, मैंने टाइम के साथ चेंज नहीं किया है, मैंने किसके साथ किया है, मैंने किया है स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ। एक्स वाई जेड के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। सुनना ध्यान से। मान लो ये जो ये फ्लूइड है वो एक्स डायरेक्शन में बह रहा है, तो अगर इस जगह पर वेलोसिटी V1 है और इस पर वेलोसिटी V1 है तो ये जो फ्लो है वो क्या चलाएगा, V1। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी आएगी, V1। मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस द फ्लूइड स्पीड मस्ट बी सेम, अलोंग द एक्स एक्सिस द फ्लूइड स्पीड मस्ट बी सेम। इस टाइप के फ्लो को क्या बोलोगे आप, यूनिफॉर्म फ्लो। फिर सर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा? अच्छा एक और बात बताओ सर, आपने टाइम के रेस्पेक्ट ये वेलोसिटी मान लो कि 25वें सेकंड पर यहाँ पे V1, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, 26वें सेकंड पर यहाँ V2, यहाँ V2, यहाँ V2, तो 25वें से 26वें पे गए तो वेलोसिटी चेंज हुई नहीं हुई। तो टाइम के साथ चेंज तो हो सकती है, टाइम के साथ तो चेंज हो सकती है, लेकिन मान लो 26वें सेकंड पर यहाँ V1 थी तो फिर 26वें सेकंड पर यहाँ पे भी V1 होनी चाहिए। तो अलोंग द पाइप यदि सारी की सारी जगह पे वेलोसिटी सेम है, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, पूरे क्रॉस सेक्शन में या पर्टिकुलर सेक्शन में, पूरी की पूरी जगह पर। इस टाइप का फ्लो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म फ्लो। और जो फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो यहाँ पे V1 है और यहाँ पे चेक किया V2 है, तो ऐसे ही प्रकार का जो फ्लो कहलाता है क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? तो इफ द फ्लूइड वेलोसिटी डू नॉट चेंज विद द स्पेस कोऑर्डिनेट देन फ्लो इज यूनिफॉर्म। मान लो अब आप कोई इस तरीके से समझा दो, मान लो एक सिंपल पाइप में 10 मीटर पर सेकंड से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो पाइप जो आपका नॉर्मल पाइप है वो ये है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। 26वें सेकंड में आपने मोटर चला दी तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। तो अभी भी ये क्या है, मोटर चलाने के बाद हर एक सेक्शन पर वेलोसिटी सेम है, तो अभी भी यूनिफॉर्म है। और
पहले भी यूनिफॉर्म था। तो स्पीड तो चेंज हो सकती है टाइम के साथ, लेकिन अगर पूरे पाइप में अलग अलग जगह पे अलग अलग है तब तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर पूरे ही पाइप में सेम है तो यूनिफॉर्म, और अगर पूरे पाइप में अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अगर मान लो कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ना बीच में से न कहीं से मोटा ना कहीं से पतला, सभी जगह से एक समान पाइप है, इन्हीं पाइप में जो फ्लो होता है वो जनरली किस टाइप का होता है? यूनिफॉर्म। और अगर मान लो कि पाइप कुछ इस तरीके का है, यहाँ से पतला और यहाँ से मोटा, तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड सेम रह सकती है? क्या? ऑफकोर्स नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ऐसे पाइप में जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ पे जो स्पीड है अगर वो यहीं पे है तब तो यूनिफॉर्म, और यहाँ पे अगर अलग अलग है तो वो नॉन यूनिफॉर्म, और सेम है तो यूनिफॉर्म। तो ये 4 प्रकार के फ्लो। अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं सर मोस्ट इंपोर्टेंट लेमिनार फ्लो की। किसकी बात करते हैं? लेमिनार फ्लो की। तो व्हाट इज लेमिनार फ्लो? लेमिनार फ्लो को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि मान लो यहाँ पे चींटियों का एक बिल है, ठीक है ना? ये क्या है? चींटियों का बिल। चींटियों का बिल, बिल मतलब उनका घर। और यहाँ पे कोई मिठाई वगैरह पड़ी हुई है, आप इमेजिन करो, यहाँ से किसी डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे चींटियों का बिल है और यहाँ पे मिठाई पड़ी हुई है। यहाँ से एक चींटी निकली और वो चींटी यहाँ पे गई, उसने इसे थोड़ा सा खाया और वापस आई, और वापस आके इन चींटियों को इन्फॉर्म किया। क्लियर? अब आपने देखा होगा कि जब ये चींटियां इसने जैसे इन्फॉर्म किया कि वहां पे खाना है, सब खाना खाने चलते हैं, तो चींटियां ऐसा नहीं है। चींटियां किस तरीके से चलती है वो देखो, कि मान लो सबसे आगे वाली चींटी ने इनको लीड करना शुरू किया और उसके पीछे पीछे चींटियां इस तरीके से चलेंगी। क्लियर? अब जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से मान लो ये है 100वें नंबर की चींटी, और ये है मान लो कि ये है 100वें नंबर की, ये है 60वें नंबर की, है ना? ये है 20वें नंबर की, और ये है पहले नंबर की, फर्स्ट। क्लियर? तो चींटियों का आपने देखा होगा बिल्कुल एक किस तरीके से चलती है, बिल्कुल सीधी। तो ये जो फ्लो कहलाएगा ना, ये कहलाएगा स्ट्रीमलाइन। कैसे? ध्यान से सुनना। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द फ्लूइड, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द फ्लूइड, every particle of the fluid, every particle of the fluid, every particle of the fluid follow the same path, follow the same path of the previous fluid particle, of the previous fluid particle, every fluid particle, यहाँ पर fluid particle कर लो, कि प्रत्येक जो fluid particle है वो अपने से आगे वाले पार्टिकल के पाथ को क्या करता है? फॉलो। इस टाइप के जो फ्लो को बोलते हैं अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो। आपने देखा होगा जब चींटियां एक सीरीज में चलती है, अब देखो आप इमेजिन करो कि ये वाली जो चींटी है, मान लो कि ये वाली चींटी, ये 100 मान लो कि ये 96 90वें नंबर वाली चींटी, ये चाहती तो बिल्कुल सीधी भी निकल जाती ना यहाँ से, लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। इसने वही पाथ फॉलो किया जिसके आगे वाले। तो अगर प्रत्येक पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल है वो अपने से आगे वाले फ्लूइड पार्टिकल के पाथ को ही फॉलो करे, तो इस टाइप का जो फ्लो है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो। आगे बात समझ में? आपने देखा होगा, देखो लेमिनार फ्लो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेमिनार फ्लो या फिर कौन सा? स्ट्रीमलाइन फ्लो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन फ्लूइड डायनेमिक्स में जो भी इक्वेशंस पढ़ेंगे वो तभी वैलिड होंगे जब फ्लूइड किस टाइप के फ्लो में हो? लेमिनार फ्लो। क्लियर बात? When the every particle takes the same path
एज ऑफ द प्रीवियस पार्टिकल। तो इस टाइप के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप के फ्लो को अपन बोलते हैं लेमिनार फ्लो। अब इस बात को फिर तरीके से समझते हैं कि मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई पाइप है। अब यहां से अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल निकला और इस जगह से और यहां से और यहां से, मान लो इस जगह पे फ्लूइड पार्टिकल जाते समय 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक, और इस जगह पे 4 मीटर पर सेकंड से और इस जगह पे 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इस जगह पर जब फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है वो 2 से, और इसके आगे वाला इस जगह पे कितने से जा रहा है, 4 से, और इसके वाला इस जगह पे कितने से जा रहा है, 6 से। अब सुनना ध्यान से, जब ये 2 मीटर पर सेकंड वाला इस जगह पे पहुंचेगा, जब ये 2 मीटर पर सेकंड वाला इस जगह पे पहुंचेगा, तो इस 2 मीटर पर सेकंड वाला जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 2 रहेगी या 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जब 4 वाला यहाँ पे पहुंचेगा तो 6 हो जाएगी। इसका मतलब किसी पॉइंट को यदि कोई पार्टिकल क्रॉस कर रहा है तो वो उसी स्पीड से करेगा जो उसके पहले वाले पार्टिकल ने उस जगह को क्रॉस किया था। मान लो कि ये पहले वाला पार्टिकल, ये मैं 3 पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 1, 2 और 3। तीसरे नंबर वाला जब इस जगह पे से गुजरा तो कितने से गुजरा था, 6 से। अब 4 मीटर पर सेकंड वाला इस जगह से गुजरा तो कितने से गुजरा था, 4 से। और ये फर्स्ट वाला जब यहाँ से गुजर रहा है तो कितने से गुजर रहा है, 2 से। अब अगला पार्टिकल यहाँ से चला, अगला पार्टिकल जब यहाँ से जाएगा तो अगला पार्टिकल, ये मान लो कि इसको दे देते पार्टिकल नंबर 4। जब पार्टिकल नंबर 4 इस जगह पे आएगा तो इस जगह पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। इस जगह पे जाएगा तो 4 मीटर पर सेकंड, और इस जगह पे जाएगा तो 3 मीटर पर सेकंड। 2 वाला जब इस जगह पे आएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोलोगे कि एवरी पार्टिकल कंटेन्स द सेम स्पीड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी दिए गए पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल की वही स्पीड रहेगी जो उसके पहले वाले पार्टिकल की, और वही पाथ रहेगा जिसके पहले वाले पार्टिकल का था। मतलब कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। इस टाइप के फ्लो को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो। देखो, इसको समझने के लिए अगर मैं तुम्हें और डेप्थ में लेके जाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड्स जो हैं वो लिक्विड्स चलते हैं किसमें, लिक्विड चलते हैं इन फॉर्म ऑफ लेयर, और एक लेयर दूसरे के ऊपर इस तरीके से चलती है। तो जब अपन फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड्स लेयर्स की फॉर्म में चलते हैं। तो कोई भी लेयर अगर एक दूसरे में मिक्स नहीं होती तब तो उस तरीके के फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। और अगर सारी की सारी लेयर या एक लेयर दूसरे में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो इस प्रकार के फ्लो को क्या बोलते हैं अपन, कोई दूसरे प्रकार का फ्लो। क्लियर? उसका भी मैं नाम बताऊंगा क्या। अगर लेयर्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होती तो उस तरीके के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, लेमिनार। क्लियर? या फिर यूं बोल दो कि प्रत्येक पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रीवियस पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 6 मीटर पर सेकंड से गुजरा तो आने वाला पार्टिकल भी उस जगह से कितने से गुजरेगा, 5 मीटर पर सेकंड या 6 मीटर पर सेकंड से, जो भी थी। तो इस प्रकार के फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। जो चींटियों का फ्लो होता है जनरली कैसा होता है, लेमिनार फ्लो, आप ऐसा बोल सकते हो। क्लियर बात? अब जैसे मैंने बोला कि लेमिनार फ्लो, तो लेमिनार फ्लो की खास बात नंबर 1, नो फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस ईच अदर। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। दूसरा, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कौन से पार्टिकल की, फ्लूइड पार्टिकल, इज सेम एज द प्रीवियस पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर किसी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड वही होती है जिसके प्रीवियस पार्टिकल की थी। और तीसरा, एवरी पार्टिकल फॉलो द सेम पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल।
प्रीवियस पार्टिकल्स। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए किसके लिए, लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक ही बात। क्लियर सर? तो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? कि सर जब कोई पार्टिकुलर पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल यदि अपने प्रीवियस पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो करता है तो इस प्रकार के जो फ्लो को बोला जाता है कौन सा फ्लो, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। चौथा मेजर पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा मेजर पॉइंट ये हो सकता है नो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड लेयर। आगे आने वाले सेशंस में अपन इसके लेयर्स के बारे की भी बात करेंगे, लेकिन नो इंटरमिक्सिंग, ठीक है ना। जो फ्लूइड लेयर्स हैं वह एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, इस प्रकार के फ्लो को क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो। नोट करो इनको। चलो, तो ये बात की अपन ने किसकी, लेमिनार फ्लो की या स्ट्रीमलाइन फ्लो की। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जो आपके लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना, उसे डिनोट किया जाता है जैसा किससे, उसे स्ट्रीमलाइन से डिनोट किया जाता है। लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो को किससे डिनोट किया जाता है, स्ट्रीमलाइंस से, ठीक है ना। लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड फ्लो is denoted by imaginary lines known as streamlines। जो लेमिनार फ्लो होता है उसे, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसे इमेजिनरी लाइन से डिनोट किया जाता है, और वो जो लाइंस कहलाती है, जो इमेजिनरी लाइंस है, उस फ्लो को दर्शाने के लिए एक पिक्चराइजेशन, एक इमेजिनरी पिक्चराइजेशन दर्शाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्ट्रीम लाइन। और 6 पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रीम line tells about the velocity vector of fluid particle। इस बात को समझना, छठे पॉइंट ये नोट करो। लेमिनार फ्लो को इमेजिनरी लाइन से डिनोट किया जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्ट्रीम लाइन। और जो स्ट्रीम लाइंस होती है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसके किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किसी उस जगह पर उस फ्लूइड पार्टिकल के या कोई पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल के किसको बताएगा, वेलोसिटी वेक्टर को। जैसे मान लो, अच्छा एक और बात बताऊं, ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, ठीक है ना। इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो फ्लो को दर्शाती हैं, ठीक है। कि मान लो कोई स्ट्रीम लाइन इस तरीके की है, अब मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इस जगह पे किसी पर्टिकुलर, मान लो ये v1 वेक्टर है, तो इस जगह पे जो वेक्टर होगा, जो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस जगह पे वेक्टर कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर। क्लियर? और तो ये स्ट्रीम लाइन, ये कैसी होती है, इमेजिनरी। और स्ट्रीम लाइन पर खींचा गया जो टेंजेंट है किसको दर्शाता है, वेलोसिटी वेक्टर को। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों इंक्लूजन होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो अब तक जो अपन ने समझा वो क्या समझा, कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, व्हाट इज स्टेडी फ्लो, व्हाट इज अनस्टेडी फ्लो, व्हाट इज यूनिफॉर्म फ्लो, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब इसके आगे की बात करते हुए मैं आपको एक और बात बताता हूं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब इफ द लेयर्स ऑफ फ्लूइड become intermixed। क्लियर?
जब एक लेयर दूसरे में क्या हो जाए, इंटरमिक्स, द लेयर्स ऑफ फ्लूइड बिकम इंटरमिक्स। तो इस प्रकार के जो फ्लो को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझना कि जब अपन बात करते हैं किसकी, एक टेब है, टेब मतलब नल की टोटी है, ये इस तरीके से यहाँ पे। अब इस टेब को, इस नल की टोटी को आपने क्या किया कि खोला, तो जब आप इसे थोड़ा सा खोलोगे तो इस तरीके से हो जाता है, तो ये फ्लो है बिल्कुल इस तरीके से चलता है। तो जब आप इसे हल्का सा खोलोगे तो हल्के से में जो ये फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रीम लाइन। कैसा रहेगा, स्ट्रीम लाइन, मतलब देर इज नो कोलिजन बिटवीन, या देर इज नो इंटरमिक्सिंग बिटवीन, या तो आप फ्लूइड पार्टिकल्स के कोलिजन की बात कर लो, अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो स्ट्रीम लाइन, या लेयर्स मिक्स नहीं हो रही तो स्ट्रीम लाइन। और जब आप इसे ज्यादा खोल दोगे तो आपने देखा होगा ये कुछ इस तरीके का फ्लो, ये फ्लो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद जब आप इसे ज्यादा खोल देते हो तो किसी पर्टिकुलर स्पीड पर तो कैसा फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन, और एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर ज्यादा हो जाए तो उस पर एक फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब, इफ द लेयर्स ऑफ फ्लूइड बिकम्स इंटरमिक्स, यदि इंटरमिक्स हो जाती है जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं तो उसे तो क्या बोलते हैं अपन, टर्बुलेंट फ्लो। और अगर मिक्स नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। कोई फ्लो स्ट्रीम लाइन कब होगा और टर्बुलेंट कब होगा, इसके बारे की जानकारी देने के लिए हम एक पर्टिकुलर रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं। किसका, रेनॉल्ड नंबर का। और रेनॉल्ड नंबर किस तरीके से दिया जाता है, तो रेनॉल्ड नंबर होता है Rn, और ये होता है क्या, इसे दिया जाता है किससे, इसे दिया जाता है V डी रो अपॉन ईटा। रेनॉल्ड नंबर दिया जाता है Rn रो वी डी अपॉन ईटा। रो मतलब फ्लूइड डेंसिटी, V मतलब वेलोसिटी, D मतलब डायामीटर, डायामीटर ऑफ फ्लूइड बॉडी, ऑफ फ्लूइड फ्लो, यूं बोल दो जैसे यहाँ पे फ्लूइड फ्लो का जो डायामीटर है वो ये है फ्लूइड फ्लो, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है। Rn रेनॉल्ड्स नंबर है। मैंने क्या बोला, अगर इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो कौन सा, टर्बुलेंट, और अगर इंटरमिक्सिंग नहीं होती है तो क्या, स्ट्रीम लाइन। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक तो कौन सा फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन। और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर आप ज्यादा वेलोसिटी कर दो तो क्या हो जाएगा, वही फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब कि जिसकी स्पीड, जिसके फ्लूइड पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में अपने को जानकारी ना हो, या फ्लो बिगड़ जाए, या इंटरमिक्सिंग ऑफ लेयर्स हो जाए, उसे क्या बोलोगे, टर्बुलेंट। तो कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो कब टर्बुलेंट में बदल जाता है, उसके लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर का यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या बोला जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर। और उस रेनॉल्ड्स नंबर को किससे दिया जाता है, रो वी डी अपॉन ईटा। डी मतलब डायमीटर ऑफ द फ्लूइड फ्लो, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, और रो फ्लूइड डेंसिटी, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम यहाँ पे याद है कि मैंने तुम्हें शुरू में बोला था हम आइडियल फ्लूइड को लेके चलते हैं। आइडियल फ्लूइड जो एक दूसरे पर, मतलब उनकी लेयर्स है, उन लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। तो इसके बारे में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर मैं बोलूंगा अगर V बढ़ेगा तो Rn की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसा बोला जाता है कि इफ Rn ग्रेटर देन 2000, यदि Rn की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो जाती है, Rn की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाती है, 2000 से, तो द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। क्लियर बात, नोट करो।